আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 53वें पूर्ण राज्य दिवस समारोह में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीडीपी की वृद्धि महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 53rd पूर्ण राज्य दिवस समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जीडीपी दर में विकास से ही देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ईस्टार्न রিজনের যে 8টা স্টেট আছে তার আয়তন উত্তর প্রদেশের ডাবল, মানে যে কারণে আমরাও জানা ছিল না, শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। এবং যে সূর্যোদয় কিন্তু নর্থ ইস্টেই প্রথমে শুরু হয় অরুণাচল প্রদেশ থেকে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন, নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপ না হয় ভারতবর্ষ কোনো অবস্থায় ডেভেলপ করবেন না। তো আগামী দিন এই নর্থ ইস্ট রিজন থেকেই আপনি দেখবেন যে আর্থিক যে আমরা এখন পঞ্চম স্থানে আছি, তৃতীয় স্থানে যাওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এখান থেকেই এই জিডিপির যে বৃদ্ধি এই नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थे। रविंद्र शतवार्षिकी भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि जीएसडीपी के मामले में त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरे स्थान में है। इस लिहाजे से एसडीजी में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। राज्य का बजट करीब 28,000 करोड़ का है और खुद का आय 3,700 करोड़ का है। कॉमोडिटी एक्सपेंसेस सहित सैलरी को छोड़कर 10,000 करोड़ रुपए का 25% त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन यह बात भी कही। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট জিএসডিপি ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজনে ত্রিপুরাতে আমাদের। তো সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা যেমন উন্নয়নের কতগুলো মানে ডাটা আছে সেইগুলো যদি আমরা দেখি তাতেই বোঝা যায় ত্রিপুরা কোন দিকে যাচ্ছে। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এসডিজি যদি আমরা কথা বলি, আমরা অলরেডি ত্রিপুরা মুভড ফ্রম এ পারফরমেন্স স্টেট টু ফ্রন্ট রানার ফার্স্ট মুভিং স্টেট ইন 2023-24। তো সব দিক দিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা এখন আগে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই এর আগেও আমরা বলেছি কয়েকটা জায়গায় যে ত্রিপুরার এখনে আমাদের টোটাল আমরা 27 থেকে 28 হাজার কোটি টাকার আমাদের বাজেট। আমাদের ওন যে রেভিনিউ সোর্স মাত্র 3,700 কোটি টাকা। তো সেই জায়গার মধ্যে আমাদের যদি বেতন কাঠামো, আমরা যদি বেতন এবং আমাদের যেসব লোন তার ইন্টারেস্ট ইত্যাদি পেনশনার তাদের দেওয়ার পরে আমাদের 10,000 কোটি টাকার মতো থাকে। 10,000 কোটি টাকার মধ্যে আমাদের যে এডিসি আছে তাদেরকে আমাদের 25% দিতে হয়। যারা ইউএলবিস আছে সেখানে আমাদের 10% দিতে হয়, ইউএলবিস এবং রুরাল এরিয়াসগুলো। এর মধ্যেও আমরা যত ডেভেলপমেন্টের ওয়ার্ক আমরা করে যাচ্ছি, কারণ বিভিন্ন স্কিমে আমাদের দিল্লি থেকে টাকা আসছে, আমরা সেইভাবে আমরা एडीसी के दीची विभिन्न हमारे स्टेटेड 53rd फुल स्टेटहुड डे के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के नए लोगों का फॉर्मल अनवेलिंग भी किया। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया। फिर 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तब से यह दिन हर साल राज्य में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और मेघालय भी त्रिपुरा के साथ इस दिन पूर्ण राज्य दिवस मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्रिपुरा राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि पूर्ण राज्य दिवस त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने अपने 53वें पूर्ण राज्य दिवस संदेश में कहा कि त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा उपायों और मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी मेजर और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रवर्तन में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने इस मामले में रिपोर्ट की तलब की है।
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के अलावा कुल 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से भी रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि केवल वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली ने इस मामले में रिपोर्ट सौंपी है। देश की शीर्ष अदालत पहले ही एक्सीडेंट साइट्स, जंक्शंस और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने का आदेश दे चुका है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों को रिपोर्ट के रूप में पेश करने का निर्देश भी दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत सड़क सुरक्षा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भेजेगा। 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 136A लागू करने का निर्देश दिया है। एक्ट के सेक्शन 167A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फुटेज के आधार पर चालान जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को भी इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर कमेटी 25 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और रोड सेफ्टी सिस्टम के लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर्स की तैयारी पर भी विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों यानी 2021, 22 और 23 में राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशन में कुल 1631 सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज कराए जा चुके हैं, जिनमें मरने वालों की कुल संख्या 696 की है। राज्य सरकार ने हाईवेज पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से शाबरूम, सिपाहीजला और गोमती डिस्ट्रिक्ट तक संचालन करने के लिए 24/7 नेशनल हाईवे पोर्टल व्हीकल सर्विस शुरू किया है। राज्य गृह विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 750 वाहन दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 250 की है। वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को गुड सैमरिटन अवार्ड देने का भी निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में न्यूज मीडिया के सबसे बड़े संगठन असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट ने भविष्य की रणनीति और नीति तय करने के लिए एक विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया है। संगठन के महासचिव शानित देबरॉय ने मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 28 जनवरी को शाम 4 बजे विचारों के आदान प्रदान के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पत्रकारों, संपादकों और मीडिया मालिकों को न्यूज मीडिया की चुनौतियों और भविष्य में मीडिया जगत की भूमिका पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। সঙ্গে মত বিনিময় করে আগামী দিনের আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম, আমরা যে কাজগুলি করতে চাই, আমাদের ভূমিকা, আমাদের নীতিবোধ, আমাদের কার্যপ্রণালী সবকিছুকে আমরা একটা শেপে নিয়ে যেতে চাইছি। আমরা একটা কার্যপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছি। আমাদের দুঃখ বেদনা, আমাদের যে বহিঃপ্রকাশ, আমাদের বিভিন্ন এটিটিউড সবগুলিকে একটা জায়গায় আনতে চাইছি। এর জন্য আমরা সংবাদকর্মী, সাংবাদিক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, মালিক সবার সহযোগিতা চাই। আমরা চাই সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের আগামী দিনের এথিক্স গুলি গড়ে উঠুক। এই মর্মে আমরা আগামী 28 জানুয়ারি বিকেল 4টায় প্রেস ক্লাবে, এই প্রেস ক্লাবে আমরা বসতে চাই। সবাইকে নিয়ে আমরা আমাদের অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের তরফ থেকে অনুরোধ করব সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পেশার আমাদের সহযোদ্ধাদের যে আপনারা আসুন, আমরা কথা বলি, আমরা আগামী দিনের আমাদের নীতি নিরূপণ করি, যা থেকে আমরা আগামী দিনের পথ চলা শুরু হবে। इमरजेंसी की स्थिति में सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे की तत्परता का एक प्रमुख उदाहरण सोमवार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। 20 जनवरी को अगरतला से बरौनी जा रही ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों की तत्परता से महिला को ट्रेन से उतारकर आपातकालीन सहायता दी गई और डॉक्टर्स, महिला कर्मियों ने महिला को बच्चे को जन्म देने में मदद की। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने जानकारी दी कि जन्म के बाद मां और बच्चे को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी न्यूज ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ
বাজালো ত্রিতাল মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 3,15,004 है। राज्य में बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? इस समय यह आम लोगों यहाँ तक कि बेरोजगारों के लिए भी करोड़ों रुपए का सवाल बना हुआ है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि 31 अक्टूबर 2024 तक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 3,15,104 है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर इस पर विभिन्न राय भी व्यक्त की गई है। नौकरी देने में राज्य सरकार की भूमिका को देखकर अधिकांश युवा पोर्टल पर अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहते। दूसरी ओर गांवों और पहाड़ों के युवाओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम की सरल सुविधाएं अब भी उपलब्ध नहीं है। फिर कई लोग पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट नहीं कर रहे। परिणाम स्वरूप कुछ सूचना विश्लेषकों का मानना है कि बेरोजगारों के बारे में सही जानकारी सामने नहीं आ रहा। विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार बहुत से युवा काम करने के लिए विदेश जा रहे हैं। आधे अधूरे पढ़े लिखे युवा भी भारत से बाहर पलायन कर रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी काम करने वाले त्रिपुरा के लड़के और लड़कियों को ढूंढना बहुत आसान हो चुका है। विदेश में काम करते हुए कई युवाओं की मौत भी हो रही है। 31 अक्टूबर 2024 तक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 77,937, हायर एजुकेशन के लिए 84,537, ग्रेजुएशन के लिए 73,138, मास्टर्स डिग्री के लिए 18,332, डॉक्टर्स के लिए 481, बीटेक के लिए 6,176, एमटेक के लिए 697 और अन्य विषयों के लिए 53,806 उम्मीदवार है। पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों में से 18,464 लोग उम्र पार कर चुके हैं। बेरोजगारों में 1,05,007 एसटी है, वहीं 76,256 लोग एसटी वर्ग के हैं। यानी कुल 3,15,104 नौकरी चाहने वालों में से 1,76,763 लोग एससी एसटी वर्ग के हैं। यानी पिछड़े वर्ग के युवा सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वंचित है। बाकी 1,38,341 लोग सामान्य और अन्य वर्ग के हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या भर्ती में आरक्षण नीति का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। वर्तमान समय में आउटसोर्सिंग ट्रेंड में आ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज विभिन्न विभागों में कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आ रही है कि भर्ती एजेंसीज आरक्षण नीति को ध्यान से नहीं पालन कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग बार बार नौकरी के एडवर्टीजमेंट और इंटरव्यू प्रोसेसेस को पूरा करने के बावजूद सरकारी कार्यालयों में भर्ती नहीं होने के कारण जॉब इन्वेस्टमेंट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाधारघाट स्पोर्ट्स स्कूल के हॉस्टल से सोमवार को छठी कक्षा की छात्रा अलीशा देब्बर्मा का लटका हुआ शव बरामद किया गया। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एडी नगर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी सुनकर परिवार और सहपाठी हॉस्टल पहुंचे और मौत का कारण जानना चाहा, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे तनाव और अराजकता फैल गई है। हॉस्टल में फैमिली कॉम्प्लेक्स को लेकर छात्रों के बीच सवाल उठ रहे हैं और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज से जांच की मांग की गई है। কালকে যে ঘটনাটা এই হোস্টেলে ঘটে গিয়েছে এটা অনেক দুঃখজনক ঘটনা। কারণ একজন ক্লাস 6 এর পড়ুয়া ছাত্রী এইভাবে সুসাইড করাটা
উচিত না। আর আমরা আজকে ফ্যামিলির সাথে কথা বলি, ফ্যামিলির সাথে কথা বলে আমরা যা বুঝতে পাই যে ছাত্রী একদম ভালো ছাত্রী, কোনো সোসাইটির কোনো লক্ষণ সেখানে নেই। তো আজকে আমরা হোস্টেল সুপারের সাথেও কথা বলি, সুপার আমাদেরকে বলেছে যে উনি কালকে স্কুলে যায়নি, তো স্কুলে অ্যাটেন্ডেন্স সেখানে নেই। তো আমরা বলেছি যে टीबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2025 में 25 फरवरी से और उच्च माध्यमिक परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी। हालांकि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की धीमी गति के कारण परीक्षा की तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। त्रिपुरा इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा के लिए आवेदन धीमी गति से जमा किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जाम की तैयारियां सवालों के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में सब कुछ समय पर ठीक से पूरा होने में संदेह बना हुआ है। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट के मदरसा अलीम एग्जाम में शामिल होने के लिए लगभग 35,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हायर सेकेंडरी लेवल और इक्विवेलेंट लेवल पर मदरसा फैजल आर्ट्स और फैजल थियोलॉजी में लगभग 24,000 छात्रों ने नामांकन कराया है, लेकिन अब तक मात्र 11,000 अभ्यर्थियों ने ही सेकेंडरी एवं इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस के लिए संबंधित विद्यालयों में आवेदन पत्र जमा किया है। लगभग 7,000 उम्मीदवारों ने हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस के लिए आवेदन किया है। उनके अधिकांश आवेदन अभी भी बोर्ड में नहीं भेजे गए हैं। समस्या यही खत्म नहीं होती। अभी भी कई उम्मीदवार अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, लेकिन यह काम 2023 में होना तय माना जा चुका था। ऐसे में टीबीएससी के लिए परीक्षा से समय पर ठीक से पूरा करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्कूल्स द्वारा अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन बोर्ड में जमा कराने के बाद बोर्ड को और भी काम करने होंगे। उनमें से एक काम उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड्स को प्रिंट कराने का है। प्रिंटिंग से पहले उम्मीदवारों के एप्लीकेशन जमा करने के बाद कई अन्य प्रोसीजर्स भी होते हैं और आवेदन पत्र जमा होने से पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना असंभव होगा, क्योंकि बोर्ड्स के लिए एप्लीकेशन जमा करने से पहले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने सहित उनके नाम या अन्य जानकारी जानना संभव नहीं है। इसके फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित समय यानी 31 जनवरी के अंदर बोर्ड्स में जमा करने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन समय बढ़ाने को तैयार नहीं है, यानी आवश्यकता होने पर त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की भी मांग कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हुई है और 31 जनवरी तक जारी रहेगी। ऐसे में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर भी कुछ स्कूल अथॉरिटीज के खराब व्यवहार ने त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को चिंता की स्थिति में डाल दिया है। बता दें कि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2025 के सेकेंडरी एग्जामिनेशन 25 फरवरी से और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 26 जनवरी को राजधानी के महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर अगले 1 साल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर स्कूल प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की। महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल की स्थापना की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर 26 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसमें मेगा रक्तदान शिविर, रविंद्र जयंती, नजरुल जयंती पर प्रतिस्पर्धाएं, वृक्षारोपण, गांधी जयंती पर स्वास्थ्य शिविर और कपड़ा वितरण शामिल है। कार्यक्रम का उद्घाटन 26 जनवरी को स्कूल के पूर्व छात्र और राज्य सांसद राजीव भट्टाचार्य करेंगे, जबकि कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन 28 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह करेंगे। এবার যেহেতু প্লাটিনাম জুবিলি এবং 75 ইয়ার্স আমাদের এই বিদ্যালয় পদার্পণ করতে যাচ্ছে, সেই জন্য এই 26শে জানুয়ারি যে রিলেটা হবে খুব বড় আকারে আমরা করতে যাচ্ছি এবং আমাদের প্রাক্তন স্টুডেন্ট এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় রাজ্যসভার এমপি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য ওটার সূচনা পর্ব করবেন ওদিন, এবং 28-29 তারিখ আমরা একটা কালচারাল প্রোগ্রাম। कैलाश शहर के भुइयां पाड़ा में मिट्टी के नीचे से बड़ी पत्थर की मूर्ति मिलने की खबर से स्थानीय लोग उत्साहित है। इस घटना के बाद कैलाश शहर के उपविभागीय शासक प्रदीप सरकार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के सहायक संरक्षण अभिषेक कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोला शहर के गौरनगर ब्लॉक अंतर्गत देवाचारा एडीसी गांव के वार्ड नंबर 4 के भुइयापाड़ा इलाके में
मंगलवार को काम करते समय मजदूरों को जमीन के नीचे से एक बड़ा पत्थर का मूर्ति मिला। इसके बारे में सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही इलाके के लोग वहां जुटने लगे। बरामद पत्थर की मूर्ति को प्रारंभिक तौर पर 1 शताब्दी पुराना ब्रह्मा की मूर्ति बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यह मूर्ति गणेश जी की भी हो सकती है। मूर्ति की बरामदगी की सूचना मिलने पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के ऊनकोटी जिले के संरक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। स्थानीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बरामद पत्थर की मूर्ति डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार ऊनकोटी जिलाधिकारी के कार्यालय में रखाया गया है। प्रतिमा की बरामदगी के बाद कोलाशहर उपमंडल शासक प्रदीप सरकार ने अवलोकन के बाद पत्रकारों को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। ইয়াপাড়ার 4 নং ওয়ার্ডেতে আমরা একটা খবর পেয়েছি যে মাটির নিচ থেকে একটা পুরানো একটা পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তা আমি আমার সাথে শ্রী অভিষেক কুমার কনজারভেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওনাকে নিয়ে এসেছি এবং দেওরাছড়ার পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আমার সাথে আছেন। অনেক গ্রামের লোক এখানে জড়ো হয়েছেন এই মূর্তিটা পাওয়ার পরে। আমরা এসেছি। আমি যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যে এখানে অফিসিয়াল আছেন অভিষেক কুমার ওনাকে বলা হয়েছে উনি ওনার যে হায়ার অথরিটি আছে ওনাদেরকে খবর দিবেন। ওইখান থেকে যে ধরনের ইনস্ট্রাকশন আসবে অ্যাকর্ডিংলি। भुइयापाड़ा क्षेत्र ऊनकोटी टूरिस्ट स्पॉट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शिवबाड़ी गांव में एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थित है। इसीलिए संबंधित हलकों का मानना है कि बरामद प्रतिमा पुरातत्व का संकेत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।